पूछो एक बारी। मैंने नोट्स भेजे थे, लगाए नहीं अभी एफएम के, शायद ये लगा दिए, इतना पूछ लो। लगा रहे हैं शायद। ये तो अभी आया है, पहले नहीं था। कोई नहीं, कर लो। ठीक, कोई नहीं, कर लो। मैं तब तक इधर वो लिख देता हूँ, क्लास नंबर। लेक्चर नंबर कौन सा है भाई, देख के बताओ। 47 है। लेक्चर नंबर देखो भाई। ठीक है, 47। शुरू कर ले भाई। ओके। ऐसा है, हमारे यहाँ पर दो थ्योरी के चैप्टर्स हैं। एक है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये दोनों चैप्टर लॉजिकली देखा जाए तो आप लोगों ने इसको सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन हम उसके लिए प्रिपरेशन आपको पूरी करवा रहे हैं। सबसे पहले आपको नोट्स दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, फिर आपने इसको पढ़ना है। इसको याद तो नहीं करना, बट थोड़ा पढ़ के रिटेन करना है। पहले मैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा देता हूं और फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग करा दूंगा। तो पहले हम स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ शीट लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों के पास ऑलरेडी नोट्स पीडीएफ में हैं, वो देख सकते हैं। जो हैंड रिटन है, मेरे हिसाब से वो ओपन कर लो, वो ज़्यादा सही है एज कंपेयर टू प्रिंटेड। इसमें कंप्लीट नोट्स हैं हैंड रिटन में। चलो ये लगा ही रहे हैं, आने वाला है, यही देख लेना।
आइए, क्या नहीं है रिटर्न में? कौन सा रन है ये क्या नजर आ रहा है? क्या मटेरियल वाली? क्या यार, क्या भेजते समझ नहीं आता। रुक जाओ यार। चलो भिजवाता हूँ, पहले तुम सामने देखो, छोड़ो उसको, यही देख लो। हाँ, देखो, पहला है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, देख रहे हैं सारे? इसमें 10-11 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। यहां पे आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो कैसे करते हैं। आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो कैसे होता है। 3 तरह के डिसीजन होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंसिंग और एक डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप क्या क्या डिसाइड करते हो? विच एसेट टू बाय, कौन कौन सी एसेट्स खरीदें, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बाय, उनको खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एसेट के बाद कुछ हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, करंट एसेट्स के लिए, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब पैसा कहां से आएगा? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट्स और इक्विटी से आएगा। उसके बाद जब कमाओगे तो कितना डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आती है? पैसा कहां से आएगा, कितना चाहिए। फिर आप ये भी सोचते हो जब मैं कमाऊंगा तो उसका करूंगा क्या, जो पैसा आएगा। तो ये है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर अ न्यू बिजनेस, जिसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, उसके बाद फाइनेंसिंग होता है, और लास्ट में क्या होता है? डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है? 3 चीजें। पहली चीज क्या? कौन कौन सी एसेट्स खरीदनी है। दूसरी, उनको खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। तीसरा, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। ये 3 डिसीजन हो गए। इसके बाद पैसा कहां से आएगा? डेट से, इक्विटी से। और जब कमाओगे उसमें से कितना रिटेन करोगे और कितना शेल्डर को दोगे एज ए डिविडेंड। ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है किसी भी नए बिजनेस, नए वेंचर के लिए। ये बात क्लियर है? एक बार दोबारा से पढ़ के देख लो, फर्स्ट पॉइंट खत्म है। ठीक है, चले आगे। पढ़ लिया सबने? अब आगे देखते हैं सेकंड कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों बुला रहे हो भाई? आइए, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफएमई तो है। इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजरियल एक्टिविटी है। इसका मतलब इसको कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं कर सकता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजर। मैनेजरियल एक्टिविटी, ये कोई वॉचमैन, क्लर्क, अकाउंटेंट वो नहीं कर सकते। कौन करेगा इसको? मैनेजर। मैनेजरियल एक्टिविटी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते क्या है? पीसी। क्या करते हैं? पीसी। पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, कहीं सोच रहा है। अबे प्लानिंग एंड कंट्रोल। और भाई क्या हाल है? आज बड़े दिन बाद, गलती से या मतलब इंटेंशनल? गलती से आ गए? हाँ, अच्छा, ठीक है।
अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते हैं पीसी। पीसी क्या होता है? प्लानिंग एंड कंट्रोल। किस चीज की प्लानिंग, किस चीज का कंट्रोल? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, पैसे का। यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। कोई तुमको पूछे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, बोलो पीसी है। प्लानिंग एंड कंट्रोल किसका? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। देखो क्या लिखा है, ये एक मैनेजरियल एक्टिविटी है। इट इज कंसर्न विद पीसी, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है? एएफएम होता है। तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? उसके पहले ए वर्ड लगा दो। फाइनल के अंदर एफएम को बोलते हैं एएफएम, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन यहां एएफएम का मतलब अलग है। ए का मतलब है एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजिंग। क्या एक्वायर क्या करोगे? एसेट। अबे एसेट एफएम के हिसाब से जिसपे जिस चीज की कमी होती है ना, वो उसी की बात करता है हमेशा। ये प्रैक्टिकल बात है। तो एक्वायरिंग मतलब एक्वायर करना क्या? एसेट। एफ मतलब फाइनेंसिंग, अब कहां से फाइनेंस कराएं, और जब वो आ जाएगी तो उसको मैनेज करना है एसेट को, जिससे कि ढंग से कमाते रहें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है? एएफएम, एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजिंग। एक्वायरिंग क्या? एसेट्स। एसेट्स क्यों खरीदते हैं? टू अकम्प्लिश गोल। एसेट क्यों खरीद एसेट क्यों खरीदते हैं? गोल पूरा हो सके। गोल, गोल क्या है? कमाना, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना, ये गोल है। तो ये है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एएफएम। एएफएम का क्या मतलब हुआ? एक्वायरिंग। क्या एक्वायर करना? क्यों? गोल पूरा हो सके। गोल क्या है? मैक्सिमम शेयर होल्डर वेल्थ। उसके बाद उसकी फाइनेंसिंग और मैनेजिंग। तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अब है एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? पहला होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट का मतलब इकट्ठा करना, और उसके बाद यूटिलाइजेशन, उसको इस्तेमाल करना। पहले पैसे इकट्ठे करो और बाद में उसको इस्तेमाल करो। अब पैसे कहां से आएंगे? कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डेट्स, डिवेंचर। फिर कहां से आएंगे? इक्विटी। फिर कहां से आएगा? बैंक। फॉरेन से भी आ सकता है। और एंजल फाइनेंसिंग। एंजल फाइनेंसिंग होता है शार्क, शार्क टैंक आता है ना जो, उसको बोलते हैं एंजल फाइनेंसिंग। अब थोड़ी थोड़ी इनके बारे में बातें सीखते हैं। डेट्स। डेट्स चीपर सोर्स है, ये तो आपको बहुत बार पता है। क्यों? एक तो इसका इंटरेस्ट कम होता है, दूसरा टैक्स सेविंग मिलती है। टैक्स सेविंग मतलब उसका इंटरेस्ट अलाउड होता है। लेकिन इसकी एक कमी है, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इक्विटी में रिस्क सबसे कम है, आपको पैसा लौटाना नहीं पड़ता, डिबेंचर रिडीम होते हैं, नो रीपेमेंट। लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा है, एक तो डिविडेंड भी ज्यादा है, ऊपर से टैक्स सेविंग भी नहीं मिलती। और अगर आप नए शेयर इशू करते हो तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट होता है। इसका क्या मतलब है? मान लो अभी 100 शेयर है, मेरे पास 20 हैं, तो मैं कितने परसेंट का मालिक हूं? अब मैं 50 शेयर और इशू कर रहा हूं, अब मैं किसी और को इशू कर रहा हूं, तो अब मेरे पास 20 शेयर कितने में से हैं? 150 में से। तो परसेंटेज कम हुई कि नहीं हुई? तो इसको बोलते हैं कंट्रोल डाइल्यूट होना। कमर्शियल बैंक से आप जो लोन लेते हैं उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल लोन, बिल परचेस्ड, बिल डिस्काउंटेड, गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट। फॉरेन से जो आता है उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंजल फाइनेंस। एंजल इन्वेस्टर हैव आइडल कैश लुकिंग फॉर हाई रिटर्न। जितने शार्क बैठे होते हैं शार्क टैंक में, उन पे एक्स्ट्रा पैसा है, अब वो हाई रिटर्न चाहते हैं। प्रोवाइड कैपिटल टू स्टार्टअप, ज्यादातर वहां स्टार्टअप आते हैं। एज वेल्दी इन्वेस्टर इन फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, और वो इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं। 25 से 60% तक वो इक्विटी एक्वायर कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन फॉर स्टार्टअप हु डज नॉट क्वालिफाई फॉर बैंक फाइनेंस। अब जो वहां पे आते हैं ना, वही बड़ी रो रो कर आते हैं, जिनको कहीं से पैसा नहीं मिलता, कह रहे चलो इन्हीं से ले लो। तो ये हो गई एंजल फाइनेंसिंग। अब यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन किस में होगा? एक्वायर करने में। एसेट एक्वायर क्यों करते हो? क्योंकि रिटर्न कमानी है। इफ इट इज लेस देन कॉस्ट, नो यूज ऑफ कीपिंग फंड्स।
सपोज करो आपने फंड्स प्रोक्योर करे 12% पर और आपको रिटर्न 10% आ रही है, क्या ऐसा पैसा अपने पास रखोगे, वापस कर दोगे? वापस कर देंगे, क्योंकि अगर 12% पे आपने पैसे उठाए हैं तो कम से कम उससे ज्यादा तो कमाओ। तो यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? बढ़िया। बढ़िया का मतलब क्या है? रिटर्न ज्यादा हो, किससे? कॉस्ट से। एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन फिक्स्ड एसेट थ्रू कैपिटल बजटिंग। कौन सी एसेट खरीदनी है? कैपिटल बजटिंग माध्यम से निकालना, एनपीवी के थ्रू। एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कैपिटल थ्रू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपको वर्किंग मैनेजमेंट चैप्टर जो कराया था उसमें बताया था वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, वो सब चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। तो ये है एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसको, एस्पेक्ट को। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट में क्या चीजें करते हैं हम? एक तो करते हैं प्रोक्योर और दूसरा यूटिलाइजेशन। प्रोक्योर कहां से कर सकते हैं? डेट्स, इक्विटी, कमर्शियल बैंक, एंजल फाइनेंस और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। यूटिलाइजेशन, रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट से कि नहीं होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एसेट्स खरीदोगे तो क्या करके खरीदोगे? कैपिटल बजटिंग करके। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा डालोगे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के माध्यम से जो आएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका जन्म कैसे हुआ? जैसे इंसान के जीवन में 4 फेज आती हैं, बचपन 3 आती है, जवानी, बुढ़ापा। ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक ट्रेडिशनल स्टेज थी, फिर एक ट्रांजिशनल स्टेज हुई और एक मॉडर्न फेज हुआ। पहले क्या हुआ करता था? एफएम कंसिडर नेसेसरी ड्यूरिंग ओकेजनल इवेंट लाइक मर्जर, टेक ओवर, अमलगमेशन एंड फॉर टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। पुराने जमाने में ना एफएम इतना चलता नहीं था। लोग को बोलते भाई एफएम पढ़ लो, कह रहे नहीं जरूरत नहीं है। भाई क्यों? कह रहे एफएम की क्या जरूरत होती है? एफएम तो तब होता है जब 2 कंपनी अमलगमेट होती हैं, जब 2 कंपनी मर्ज होती हैं, जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो। कह रहे वैसे एफएम की जरूरत नहीं, वैसे तो हम अकाउंट्स ही पढ़ेंगे। फिर समय बदला, एफएम कंसिडर्ड नेसेसरी ड्यूरिंग डे टू डे प्रॉब्लम। अब हर दिन के लिए एफएम चाहिए, इवन आजकल तो हर घर में चाहिए। फिक्स्ड इनकम है, उसको खर्च कैसे करें, ये भी तो एफएम है। डे टू डे प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फंड एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीसी, प्लानिंग एंड कंट्रोल। मॉडर्न फेज, स्कोप स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी कम नहीं हुआ। स्कोप रादर इंक्रीज्ड, ग्रेटली यूज्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ कंपनी। अब तो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना हो उसमें एफएम लगता है। तो एफएम का जो इवैल्यूएशन है, जन्म है, कितनी फेज में हुआ? 3। पहला, दूसरी ट्रांजिशन, और अब मॉडर्न। ट्रेडिशन में क्या रोज एफएम का यूज होता था? नहीं, ओकेजनली। कब? मर्जर, टेकओवर, एक्विजिशंस। ट्रांजिशनल में डे टू डे एक्टिविटीज में। और मॉडर्न में स्कोप बढ़ता जा रहा है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना हो एफएम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फाइनेंस फंक्शन या फाइनेंस डिसीजन क्या होता है, समझा जरा। किसी भी फर्म की जो वैल्यू है, फर्म की जो वर्थ है, वो डिपेंड करती है फाइनेंस फंक्शन पे, जो हमारी हेडिंग है, या फाइनेंस डिसीजन पे। वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंस डिसीजन। और वैल्यू का फॉर्मूला ये है, वी मतलब वैल्यू, एफ मतलब फंक्शन, आईएफडी। आईएफडी का मतलब इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म के अंदर हम 3 डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, डिविडेंड। ये भी ऊपर पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी एसेट्स खरीदें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। फाइनेंस में पैसा कहां से उठाएं, डेट्स, इक्विटी से। और डिविडेंड में कितना लोगों को दे दें, कितना अपने पास रखें। शॉर्ट टर्म, अमाउंट केप्ट फॉर वर्किंग कैपिटल, हाउ मच अमाउंट टू बी टाइड अप इन इन्वेंट्री एंड डेटर्स। तो कोई आपको पूछे फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, तो आपका ये V इज इक्वल टू एफ, ब्रैकेट में IED। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में 3 चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा कहां इन्वेस्ट करें, कितना करें। फाइनेंसिंग का मतलब है डेट से इक्विटी कहां से रेज करें। और डी का मतलब है कितना दे, कितना अपने पास रखें। और शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल को ध्यान में रखते हैं हम। इंपॉर्टेंस, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। क्या कोई कार बगैर पेट्रोल के चल सकती है?
नहीं। उसी तरह से कोई भी बिजनेस एफएम के बिना नहीं चल सकता। जो एफएम के बिना चला वो बिजनेस फेल हो गए। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल टू इंजन, सिमिलरली इंपॉर्टेंस ऑफ मनी टू एंटरप्राइज इज देयर। जितनी इंपॉर्टेंस ऑयल की इंजन को है उतनी इंपॉर्टेंस मनी की एंटरप्राइज को है। विदाउट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मनी, नो बिजनेस कैन रीच एट इट्स फुल पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस। जब तक आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तब आपको सक्सेस और ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है? पहला, टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बताता है आपको कितने की एसेट खरीदनी चाहिए। बैलेंसिंग कैश इनफ्लोज विद आउटफ्लो, कितना कैश आपको अपने पास रखना चाहिए। ensuring company is having sufficient short term working capital, setting sales target that deliver growth, increasing GP by setting correct pricing, controlling expense by funding most efficient way of doing business, by finding why efficient way of doing business, tax planning to maximize minimize tax। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके कितने काम करता है? पहला, आपको बताता है कितना इन्वेस्ट करो जिससे ओवर इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। दूसरा, इनफ्लो आउटफ्लो को बैलेंस करने में मदद करता है। आपकी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड को निकालता है, सेल्स टारगेट सेट करता है, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाता है। इसके अलावा एफिशिएंट वेज बताता है डूइंग बिजनेस के, और आपके टैक्स को प्लान करता है। फिर लास्ट में लिख देना, जिस तरह ऑयल की जरूरत इंजन को होती है उसी तरह पैसे की जरूरत बिजनेस को होती है, और इसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सहारा देता है। सिक्स्थ, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या स्कोप है? रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर। अर्लियर लिमिटेड टू, पहले पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, लेकिन अब नाउ इंक्रीज टू एक्विजिशन एंड यूज ऑफ फंड्स। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट से प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड था, अब उसके यूज से रिलेटेड भी है। देखो कितनी जगह ये यूज होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट में, डिविडेंड में, जो हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस यही इस चैप्टर में से आता है, कुछ नहीं आता। 102% हर पेपर में सवाल आता है। ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को इंक्रीज करना। लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं माना? इसकी 2-3 वजह है। पहला, जब आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था तो ऑब्जेक्टिव होता था प्रॉफिट को बढ़ाना। अब कौन सा प्रॉफिट, ये कहीं लिखा ही नहीं। कोई जीपी बढ़ाता था, कोई एनपी बढ़ाता था, कोई जीपी बढ़ाता था, कोई एनपी बढ़ाता था, कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाता था। अब कौन सा प्रॉफिट बढ़ाएं किसी को पता ही नहीं था। अब कोई जीपी बढ़ा रहा है, कोई एनपी बढ़ा रहा है, कोई ओपी बढ़ा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है, 3-3 होते हैं? एक ही होता है। आपके 3 लक्ष्य हो सकते हैं, कोई एक ही होता है एम। तो अब बड़ी कंफ्यूजन थी प्रॉफिट कौन सा। एक चक्कर और भी है, अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है तो आप रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे या नॉन रिस्की में करेंगे? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्ट तो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे? रिस्की में करेंगे। और रिस्की में इन्वेस्ट करने से क्या होगा? पैसा डूब जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। मान लो कुलदीप का एग्जाम्पल ले रहे हैं। कुलदीप का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। मैं इसकी दिमागी बता रहा हूं पृष्ठभूमि क्या है। 1 लाख रुपए है, कह रहे बैंक में एफडी कराने के लिए जा रहा हूं आज। 1 लाख का 1,10,000 होगा 1 साल के बाद। अब नेहरू प्लेस पहुंचा बैंक में, मतलब बैंक के पास। वहां पे एक आदमी नीचे चद्दर पे बैठा हुआ था, कई लोग खड़े हुए थे उसके पास। अभी से मुझे, भाई क्या करते हो? कह रहे पैसे डबल करता हूं। तो इसको लालच आया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
तो इसने पूछा भाई कैसे करते हो, कह रहे बड़ा सिंपल है, आप मेरे को अभी कितने पैसे दे दो, शाम को ठीक 8 बजे आना, डबल पैसे वापस इसी जगह आना। ये कह रहा है बढ़िया है, बैंक वाला तो 1 लाख के 1,10,000 देगा, वो भी 1 साल के बाद, ये शाम को डबल कर दे। कह रहा है लो मेरा 1 लाख लो। अरे शुभ, ये उसको 1 लाख रुपए दे देता है। अब शाम तक क्या हो जाएंगे, पैसे डबल हो जाएंगे। अब ये शाम को गया, वहां कोई आदमी नहीं, कोई चद्दर नहीं, कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ, कहां गए, ले गया वो। अब देखो, डबल कमाने चला था, सिंगल भी नहीं मिले। तो लालची लोगों का यही हाल होता है, लालची लोगों का यही हाल होता है। हाँ बैंक में कराओ, लेकिन अगर तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, फिर तुम बैंक में नहीं कराओगे, तुम उस चद्दर वाले आदमी को दोगे। अच्छा एक चीज और बताता हूं इसका बेवकूफपन। देखो, मैंने इसको कहा 500 रुपए दे दे, सुनना जरा, कल 510 दे दूंगा कल। अमन ने कहा 500 मेरे को दे दे, 10 साल के बाद 511 दूंगा वापसी, 10 साल के बाद 511। इस समझदार आदमी ने पैसे मेरे को नहीं दिए, अमन को दिए। क्यों, क्यों, क्योंकि मैं वापसी कितना कर रहा था, 510, और अमन कितना कर रहा है, 511। तो अमन से कितना रुपए फालतू आ रहा है, एक। लेकिन इसमें इतनी भी अकल नहीं है, मैं पैसे कल दे रहा था और अमन कितने साल के बाद देगा, 10 साल के बाद, और खुश है, कह रहा है देखो 1 रुपये फालतू दिया उसने। तो जिन लोगों का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो जाती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर सारी चीजें होती हैं। जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम ये मान के चलते हैं हमें शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है, और शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने के लिए हम रिस्की प्रोजेक्ट भी नहीं लेते, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं। और सोचो शेयर होल्डर की वेल्थ तो तब बढ़ेगी जब हमारी बड़ी भी होगी। तो अपना घर अगर भरा हुआ है तभी तो औरों का बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हर कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट। Finance manager has to take decision in a manner so that profit are maximized, but if undue importance is given, following problem may arise. सारे दिन रुपया रुपया करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहला, द टर्म प्रॉफिट इज वेग्यू, क्लियर नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रुपए में बढ़ाना है, परसेंटेज में बढ़ाना है, शॉर्ट टर्म में बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म में बढ़ाना है। इग्नोरेंस ऑफ रिस्क, फाइनेंस मैनेजर एक्सेप्ट हाईली रिस्की प्रपोजल बिकॉज हाई रिस्क हाई रिटर्न। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, ये मैं हूं ये अमन है, मैं 2 साल बाद दे रहा हूं, ये 10 साल बाद दे रहा है। टू नैरो, प्रॉफिट मैक्सिमम अगर ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो अमन जैसे लोग चैरिटी भी नहीं करते कहीं पर। इग्नोर सोशल कंसिडरेशन, एनवायरमेंट, सोसाइटी, इंपैक्ट, वर्कर, सब गए तेल लेने, वर्कर को कोई रिकॉग्निशन नहीं देता, कूड़ा कचरा भी उठाने ही नहीं लगता, सड़क पे फेंक देता है, कह रहा उसमें पैसे लगेंगे। पॉल्यूटिव काम करता है, गंदे काम करता है, जिससे पोल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, पॉल्यूशन जिससे होता है, पॉल्यूशन जैसे पॉलिथीन की थैली, पेपर का बैग महंगा आता है, कह रहा पॉलिथीन ही दूंगा, ऐसे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ का मतलब होता है प्रेजेंटली बेनिफिट माइनस प्रेजेंटली ऑफ कॉस्ट। कंसिडर कैश फ्लो, यहां कैश फ्लो लेते हैं, प्रॉफिट नहीं लेते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होती है, और यहां कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। ये कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे एक्वायरिंग हाई ग्रोथ रेट, अटेनिंग लार्ज मार्केट शेयर, गेनिंग लीडरशिप, प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर, इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कम्युनिटी लाइफ, ऐसे। तो 7 पॉइंट हो गए हैं। एक बारी आखिरी पॉइंट पढ़ लो, फिर आगे चलेंगे। कुछ बच्चों ने बात करनी है अर्जेंटली, वो भी कर लें।
अब जो हमारा 8 पॉइंट है वो है प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बीच में डिफरेंस। एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट में है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और इधर क्या है? हायर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब ये हम चाहते हैं हमारी कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़े, और प्रॉफिट मैक्सिमम चाहते हैं हम प्रॉफिट बढ़े। एडवांटेज, प्रॉफिट इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू लिंक प्रॉफिट एंड डिसीजन। इसका मतलब है जैसे कोई डिसीजन लेना है कौन सी एसेट खरीदे, तो इससे प्रॉफिट ज्यादा वो खरीद लो।
क्या डिस्कशन चल रहा है भाई? ब्लैक एंड वाइट कलर नोट्स का, एफएम के नोट्स का, फिर कॉस्ट, तो जो मिल रहा है पहले वो तो ले लो। अच्छा अच्छा, ये बात भी है। अब तो मैं आ गया, अब तो मैं आ गया, अब चलो देख लो। अरे तुम समझो यहाँ पे, अरे तुम आ जाओ। अरे यार तुम्हें पता नहीं है क्या प्रॉब्लम होती है बस। इस पे फोकस करो पहले, आओ। श्श, चलो आइए। वेल्थ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एडवांटेज है रिकॉग्नाइज रिस्क। यहां पर ये लोग पता है क्या करते हैं, जो रिस्क होता है वहां पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे चद्दर वाला आदमी है, वहां पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। कंसिडर शेयरहोल्डर्स रिटर्न। जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो इसकी डिसएडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज है नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन शेयर प्राइस एंड फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब किसी कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा है तो ये अच्छी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनके डिसीजन सारे अच्छे होते हो। आजकल शेयर प्राइस तो सटोरिये भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। अर्लियर एक कंपनी का सीएफओ का ये रोल था, प्रेजेंट रोल ये है। अब अर्लियर रोल क्या था पहले? कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को एक सर्टेन लेवल तक रखना, कंपनी के बजट बनाना, अकाउंटिंग करना, प्रिडिक्शंस करना, रिपोर्ट बनाना। अभी क्या रोल है देखें। अब वो कहते हैं कोलैबोरेशन में काम करेंगे, बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंसल्टिंग करेंगे, ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर बनते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आते हैं जिससे एनवायरमेंट पे फर्क ना पड़े, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, प्राइसिंग करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, आईटी एचआर फंक्शन करते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। क्या वो पढ़ क्यों नहीं रहे? क्यों डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? क्यों? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम अगर इसको अभी नहीं पढ़ोगे तो, या जो पढ़ रहे हो उनको तो देखो ना। हाँ, क्या चीज? मैं तुम्हारा ने से पहले बोला था, देखो ऐसा है, पार्टी देने में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ के रूल्स, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये रूल्स हैं। तुम्हारा बैच तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक हेड ऑफिस से इस तरह की परमिशन नहीं आई हम ये काम नहीं कर सकते। यहाँ हर बात नहीं, मैं नीचे नहीं बात करूंगा, बिकॉज ये हमारे लेवल से नीचे के लोग हैं। ये जो लोग हैं, एटलीस्ट परमिशन कौन देगा? जो टॉप लेवल पर है। जूनियर थोड़ी परमिशन देगा। तो हम इनकी बात मान ली, ये तो कल को हाथ खड़ा कर देंगे, भाई हमने तो बोल दिया था। अब वो एक सवाल, भाई तुमने क्यों माना? तो इसमें दिक्कत हो जाती है। मेरे को सिर्फ एक बैच थोड़ी पढ़ाना है, ये चक्कर है। बाकी जो रूल, अब क्या कर सकते हैं इधर। और मैंने तो पहले ही बताया था कि ये रूल हमने और कहीं नहीं देखा, सिर्फ यहीं देखा है। लेकिन अब जो बना तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। आइए, फाइन। अच्छा, एक डाउट है बच्चे का, वो कह रहा है माइक बंद कर लो। तो मैं डाउट पूछूंगा, एक मिनट। आइए, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, अभी क्या होता है? व्हेन कैश इनफ्लोज आर इनएडिक्वेट टू मीट करंट ऑब्लिगेशन। जब कैश इनफ्लो कम होते हैं करंट ऑब्लिगेशन से, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जैसे खर्चा है 100 रुपए और इनकम है 50 रुपए, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। ड्यू टू हाई डेट्स हाई इंटरेस्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा पैसा लोन ले रखा है।
सामान की कीमत ज्यादा है, आपका सेलिंग प्राइस कम है, बाजार में डिमांड कम है, ये कुछ सिनेरियो हैं जिसमें पैसा कम आता है, खर्चा ज्यादा होता है। इफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ये लंबे समय तक चलता है, फर्म में हैड टू सेल एसेट्स इवन एट लोअर प्राइस। इस केस में कंपनी अपनी एसेट्स बेचती है कम प्राइस पर। इंसॉल्वेंसी मींस इनेबिलिटी टू पे वेरियस ड्यूज इन रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और इसके अंदर अब एसेट को कम रेट पे बेचते हैं, पैसे कम आते हैं, कंपनी को नुकसान होता है। एक होता है एजेंसी प्रॉब्लम एंड कॉस्ट। इसका मतलब समझिए, जैसे अगर हम प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं, प्रोप्राइटरशिप में तो बिजनेस जो चलाता है और जो मालिक है वो एक ही आदमी होता है, अलग अलग होता है? एक ही होता है। कंपनी के केस में जो बिजनेस चलाता है और जो कंपनी का मालिक होता है वो एक ही आदमी होता है, अलग अलग होता है? अलग होता है। कैसे? आज रिलायंस कंपनी के शेयर्स मेरे पास भी हैं, तो जिन पे शेयर होता है मालिक होता है, थोड़ा सा मालिक तो मैं भी हूं, लेकिन बिजनेस क्या मैं चला रहा हूं? नहीं। बिजनेस कौन चला रहा है? अंबानी चला रहा है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। अब मेरे जैसे 2 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं, उन सब ने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, 2 करोड़ लोगों ने। अब हमारा पैसा वहां लगा हुआ है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि वो हमारे पैसे का शायद ठीक से उपयोग नहीं कर रहे, तो हम लोग उनको पता है क्या बोलते हैं? आप अपनी कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखें। आपने लॉ में पढ़ा होगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके यहां काम करेगा, उसको सैलरी आप देना, लेकिन वो हमारा पक्ष वहां पे रखेगा। इसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। यानी कि हमने अपनी तसल्ली के लिए वहां क्या रखवा दिया? एक एजेंट रखवा दिया। अब वो एजेंट जो है वो हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम एंड कॉस्ट। देखिए यहां पे लिखा है सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, नो एजेंसी प्रॉब्लम, क्योंकि ओनर ही कंपनी चलाते हैं। कॉर्पोरेट, इसमें सेपरेट होता है, नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट, conflict of interest arises, manager keep their goal ahead, manager should act in the best interest of shareholder, but in reality they try to maximize individual goal like salary and perks. So principal agent relation arises between owner and manager. Agency problem leads to agency cost, additional cost borne by shareholder to monitor control their behavior and maximize shareholders wealth. अब इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम अराइज होती है जब मैनेजर का इंटरेस्ट अलाइन नहीं होता शेयर होल्डर के साथ, तो आप उसको अलाइन कर दें तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये थ्योरी है, लास्ट कंसेप्ट है, ये आपको एक सेल्फ स्टडी करना होगा। यहां पर आके हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है, स्कोप। मैं इसी को फॉर्मल नोट्स की शेप में दिखा देता हूं यहां पर। जो मैंने पढ़ा है वो यहां लिखा हुआ है, सारे कंसेप्ट वही हैं। देखिए पहला स्कोप, इवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रोल, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमसीक्यू।